हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाएं तो अगला जो क्वेश्चन है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट है। पोटेंशियल ग्रेडियंट ये जो क्वेश्चन है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी से आया है। और ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे डिफाइन लिखा होता है या हमें लिखा होगा कि फॉर्मूला लिखो, तो ऐसे क्वेश्चन जो है ये वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होते हैं। इसका वेटेज 1 मार्क है। 1 मार्क का मतलब है कि ये आंसर जो है आपको 1 सेंटेंस में कंप्लीट करना है। तो अगर मुझे इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या बताता है, तो 2 पॉइंट आप ले लो, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। सपोज इस पॉइंट का पोटेंशियल है V1, इस पॉइंट का पोटेंशियल है V2, और इनके बीच का जो डिफरेंस है वो पोटेंशियल डिफरेंस मैं V ले लेता हूँ। ठीक है, तो V क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, V रिप्रेजेंट कर रहा है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, एंड इन दोनों पॉइंट्स के बीच का लेंथ में क्या ले लेता हूं, L। तो L इज द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। ठीक है, सो L इज डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। So therefore potential gradient is ratio of potential difference divided by distance between 2 points, distance between 2 points, तो इसको लिखोगे कैसे, V अपॉन L। ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी। और क्योंकि ये क्वेश्चन 1 मार्क का है तो 1 मार्क के लिए इतना आंसर एनफ है। अगर मैं अगले क्वेश्चन की तरफ जाऊं तो ये जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स ऑन अ क्लोज सर्किट इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का क्वेश्चन है। 12th बोर्ड में 4 मार्क्स का मिनिमम क्वेश्चन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट आएगा। तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन को करने के लिए बेसिक समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैग्नेटिक फील्ड पूछा है या मैग्नेटिक फोर्स पूछा है तो आपको थोड़ा इसका बेसिक्स रिकॉल करना पड़ेगा। तो उन बच्चों के लिए मैं वो लिख रही हूँ। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर को लिखने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, तो हमें इसको डिफाइन करना पड़ेगा कि अगर मैं एक करंट कैरिंग कंडक्टर ले, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, और ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर इसका लेंथ है dl, और ये I करंट कैरी कर रहा है, I dl। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट वर्डिंग क्या आएगा, रिमेंबर रखना, इज करंट कैरिंग कंडक्टर। तो जब आंसर आप लिखोगे ना तो ये सारे वर्डिंग आने चाहिए आपके आंसर में, टेक्निकल वर्डिंग आना ही चाहिए। अब ये करंट कैरिंग कंडक्टर को आप प्लेस कर दो, ठीक है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। ये मैंने प्लेस कर दिया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये एंगल में क्या ले लेता हूं, थीटा। तो अब ये जो फील्ड है उस करंट कैरिंग कंडक्टर पे एक फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है, तो अगर मुझे ये फोर्स निकालना है तो नेक्स्ट वर्डिंग आप क्या यूज करोगे, द force experienced by current carrying conductor in magnetic field is equals to I dl cross b, या इसे को हम लिख सकते हैं साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ I dl क्रॉस b। ठीक है, नाउ अब बच्चों ये तो हो गया फोर्स जो कंडक्टर फील करेगा मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट केसेस हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि ये जो कंडक्टर है ये फील्ड के परपेंडिकुलर हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। ये है आइडियल और ये बी वेक्टर, यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या है, 90 डिग्री। तो ऐसे सिचुएशन में फोर्स का वैल्यू मैक्सिमम होगा, क्योंकि साइन 90 क्या हो जाएगा, 1। और जब साइन 90 1 हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स अप्लाई करेगा कंडक्टर पे वो मैक्सिमम फोर्स होगा। लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि क्लोज सर्किट लेना है। तो अगर मैंने एक फील्ड लिया और उस फील्ड में मैंने एक कंडक्टर लिया, करंट कैरिंग कंडक्टर लिया, और वो जो कंडक्टर है वो एक क्लोज्ड लूप बना रहा है। सपोज ये ऐसा क्लोज लूप बना रहा है, तो जब ये क्लोज लूप बनाएगा तो ऐसे सिचुएशन में लेंथ का जो वेक्टर एडिशन होगा दैट इज dl का वैल्यू 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि तुम जहां से चले थे वहीं पे पहुंच गए। तो जब ये वैल्यू 0 हो जाएगा और इसको आप इक्वेशन नंबर 1 में अगर रखोगे तो फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर हम एक क्लोज्ड कंडक्टर को, क्लोज सर्कुलर लूप को अगर हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कितना फोर्स अप्लाई करेगा, 0 न्यूटन, मींस कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेगा। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आप अपने हिसाब से इस क्वेश्चन को प्लान कर लेना। अगर 1 मार्क का रहेगा तो डायरेक्ट आपको ये और ये लिखना होगा, और 2 या 3 मार्क्स का रहेगा तो थोड़ा आपको एक्सप्लेन करके उसका आंसर लिखना पड़ेगा। बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है ये बेसिकली सेमी कंडक्टर डिवाइसेस का क्वेश्चन है। सेमी कंडक्टर डिवाइसेस से
12th बोर्ड में 4 मार्क्स के मिनिमम क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड है कि एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का हो सकता है या 2 मार्क्स का हो सकता है या 1 मार्क का हो सकता है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है, चलो क्वेश्चन हम लोग रीड करते हैं कि इन अ ट्रांजिस्टर अ चेंज ऑफ 7.86 mA इन इमिटर करंट प्रोड्यूसेस अ चेंज ऑफ 7.2 mA इन अ कलेक्टर करंट, कैलकुलेट द चेंज इन बेस करंट। इसका मतलब है कि ये जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो जो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होंगे उसका वेटेज 1 मार्क रहेगा। मींस ये जो क्वेश्चन है वो वेरी शॉर्ट आंसर में आएगा। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा इसका बेसिक्स क्या है। तो ट्रांजिस्टर क्या होता है, ये क्वेश्चन ट्रांजिस्टर से रिलेटेड है। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर का बेसिक होता है क्या, ट्रांजिस्टर जो बना है ये बना है ट्रांसफर प्लस रजिस्टर, ट्रांसफर प्लस रजिस्टर। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है क्या। अब जैसे देखो, अगर हम किसी सर्किट में करंट आई लें और ये करंट जो है ये लो रेजिस्टेंस से, ये करंट लो रेजिस्टेंस से हाई रेजिस्टेंस की तरफ जा रहा है, ये करंट लो रेजिस्टेंस से हाई रेजिस्टेंस की तरफ अगर जा रहा है, हाई रेजिस्टेंस की तरफ अगर जा रहे हैं, तो फिर वैसे सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ेगा, इस करंट को एम्पलीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो सर्किट के थ्रू हमें इस करंट को एम्पलीफाई करना पड़ेगा, वो वर्क होता है ट्रांजिस्टर का। में अगर मैं एक ट्रांजिस्टर बनाऊं, तो ट्रांजिस्टर में 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है बेस प्लेट, दूसरा होता है इमीटर प्लेट और तीसरा होता है कलेक्टर प्लेट। ठीक है, ये हो गया कलेक्टर प्लेट, ये हो गया बेस प्लेट और ये हो गया इमीटर प्लेट, ये इमीटर प्लेट होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो जिन बच्चों को ट्रांजिस्टर के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल नहीं पता है, तो थोड़ा बहुत ये डायग्राम को भी रिमेंबर कर ले, क्योंकि एग्जाम 17 ऑफ फरवरी को ही है। तो मैं वैसे कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझा समझा के बताऊं कि जब आप क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करो तो कोई भी चीज मिस नहीं हो। तो इमिटर करंट क्या, इमिटर जो होता है वो बेसिकली चार्ज एमिट करता है, कलेक्टर चार्ज को कलेक्ट करता है, और बेस क्या होता है, इज इंटरमीडिएट बिटवीन इमिटर एंड कलेक्टर। ठीक है, तो अगर इसमें करंट आई एंटर हुआ, ठीक है, कलेक्टर में आईसी जा रहा है और बेस में आई भी जा रहा है, तो अगर मैं यहाँ पे किरचॉफ का सेकंड लॉ लगाऊं, ठीक है, तो किरचॉफ का सेकंड लॉ क्या कह रहा था कि इस जंक्शन पे, अगर हम इस जंक्शन की बात करें, तो आई आ रहा है, आई भी जा रहा है, ठीक है, और आईसी भी जा रहा है। तो इस जंक्शन पे टोटल करंट का एडिशन क्या आएगा, जीरो आ जाना चाहिए, है ना, जीरो आ जाना चाहिए। तो इसका मतलब है कि जो करंट जंक्शन के तरफ जा रहा है उसको पॉजिटिव लेंगे, जो करंट जंक्शन से दूर जा रहा है, जैसे ये बेस करंट एंड कलेक्टर करंट, उसको हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब हमारे क्वेश्चन में ये दोनों वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, सो आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, आई बी प्लस आई सी। और यहाँ पे देखो क्लियरली क्वेश्चन में मेंशन है कि अ ट्रांजिस्टर अ चेंज ऑफ 7.86 mA, ठीक है, mA इमीटर करंट बोल रहा है, इमीटर करंट, तो मींस ये वैल्यू हमें दिया हुआ है, ये वैल्यू हमें दिया हुआ है 7.86। ठीक है, और बेस करंट हमें निकालना है, यस बेस करंट हमें निकालना है, और कलेक्टर दिया 7.2 mA, 7.2 mA। तो यहाँ से आई भी निकालो, सो आई भी कितना होगा 7.86 माइनस 7.2। अब इसको कैलकुलेट कर लो, तो ये हो जाएगा 0.8 माइनस 2 जाएगा 66 mA, 0.66 mA। इसको तुम लिख सकते हैं 660 माइक्रो एम्पियर, 660 माइक्रो एम्पियर। तो आप देखिए ना ट्रांजिस्टर के क्वेश्चंस कैसे आएंगे। तो इस तरह के अगर क्वेश्चन आए तब तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगाओगे, वैल्यूज को पुट करोगे और अननोन्स का जो वैल्यू है वो निकालोगे। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आए कि ट्रांजिस्टर क्या है, उसमें कलेक्टर का क्या रोल है, बेस का क्या रोल है, या इमीटर का क्या रोल है ना, तो उसको थोड़ा आप एक्सप्लेन कर सकते हो अपने लैंग्वेज में। आप देखिए ना वेटेज के हिसाब से आप आंसर को प्लान कर सकते हो। क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम जाए, तो ये क्वेश्चन रोटेशनल डायनामिक्स का क्वेश्चन है। रोटेशनल डायनामिक्स से कम 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये जो कॉइन वाला क्वेश्चन है वो बहुत बार आता है। कॉइन का क्वेश्चन फ्रिक्शन से रिलेट कर देगा, या कॉइन का क्वेश्चन को सेंट्रीपिटल फोर्स से रिलेट करके पूछेगा। इस क्वेश्चन में एक ही कॉइन को दो पोजीशन पे रखा गया है। ठीक है, एक बार कॉइन को 6 सेंटीमीटर के रेडियस पे रखा गया है, यस 6 सेंटीमीटर, एंड सेकेंड टाइम जो है उसी कॉइन को 12 सेंटीमीटर के रेडियस पे रखा गया है। ठीक है, यहाँ एंगुलर स्पीड गिवन है, इसका एंगुलर स्पीड कैलकुलेट करना है। क्योंकि ये क्वेश्चन रिवॉल्विंग डिस्क का क्वेश्चन है, तो इस पॉइंट पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट होगा दैट इज m v1 स्क्वायर बाय r1, और इस पॉइंट पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट होगा दैट इज m v2 स्क्वायर बाय r2। तो दोनों सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब m और m का वैल्यू अगर हम कैंसिल करते हैं, v is equals to, we know कि velocity is equals to linear speed is r times of angular speed, that is r into omega। ये हो जाएगा r1 स्क्वायर ओमेगा 1 स्क्वायर बाय r1 इज इक्वल्स टू r2 स्क्वायर ओमेगा 2 स्क्वायर बाय r2। तो r1 कैंसिल हो जाएगा, सो r1 इंटू ओमेगा 1 स्क्वायर r2 इंटू ओमेगा 2 स्क्वायर। ठीक है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ r1 बाय r2 का स्क्वायर रूट,
इज इक्वल टू ओमेगा 2 बाई ओमेगा 1, ओमेगा 2 बाई ओमेगा 1। फिर यहाँ से सारे वैल्यूज ले लो, सो ओमेगा 2 इज इक्वल टू ओमेगा 1 अंडर रूट ऑफ R1 बाई R2। ओमेगा 1 का वैल्यू हमें दिया हुआ है, ओमेगा 1 इज 45 RPM, इज अंडर रूट व्हाट इज R1 का वैल्यू इज 6 डिवाइडेड बाई 12, हो जाएगा 45 बाय रूट 2। इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, सो रूट 2 बाय रूट 2, ठीक है। तो ये होगा 45 रूट 2 डिवाइडेड बाय 2, 45 को 2 से डिवाइड करके एंड रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये अराउंड आएगा 31.8 आरपीएम, 31.8 आरपीएम। तो ये जो क्वेश्चन था वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे क्वेश्चंस अगर आएंगे तो 2 मार्क्स के अंदर आएंगे। ये क्वेश्चन की तरफ जाएं तो ये जो क्वेश्चन है ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का मींस मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड से, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कम से कम 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, ड्रॉ नीट लेवल डायग्राम फॉर अ लिक्विड सरफेस इन कांटेक्ट विद अ सॉलिड व्हेन द एंगल ऑफ कांटेक्ट इज अक्यूट। मींस इस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये सरफेस टेंशन को बिलोंग करता है। तो इस क्वेश्चन में आपको आंसर क्या लिखना है, तो आंसर लिखने के लिए आंसर, तो फर्स्ट आपको यहाँ पे कुछ डायग्राम्स ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो आप इसमें फर्स्ट शो कर सकते हो एंगल ऑफ कांटेक्ट। याद रखना एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, ये आपको दिखाना होगा। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट के लिए हमें एक वेसल लो, ये वेसल लो, और इस वेसल में, ठीक है, लिक्विड डालो, ये लिक्विड डालो, ये है लिक्विड, ठीक है। ऊपर क्या है, एयर, और ये क्या है, ये है सॉलिड, ये सॉलिड, ठीक है। और यहाँ पे तीन पॉसिबिलिटी हो सकता है, तीन पॉसिबिलिटी हो सकता है। अब अगर मैं एक चीज यहाँ पे ध्यान दूं कि जहाँ पे सॉलिड एंड फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड का जो इंटरफेस है, वहां से मैंने क्या किया, उस इंटरफेस से एक टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है। ये टेंजेंट, ये मैंने यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया। में हम कोई एंगल नहीं देख पा रहे हैं, है ना, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पे एंगल क्या है, 0 डिग्री है। तो अगर ये एंगल 0 डिग्री है, इसका मतलब है कि वाटर वेट्स द सरफेस ऑफ, से सॉलिड को हम क्या ले लें, ग्लास, ना, वेट्स द सरफेस ऑफ ग्लास, ठीक है। अच्छा, इसमें फोर्स कैसे एक्ट हो रहा होगा, तो जब भी सरफेस चेंज होगा, जैसे अगर आप देखो यहाँ पे सॉलिड है और लिक्विड है, तो अगर दो सरफेस की बात करते हो तो इन दोनों में एडहेंशन फोर्स एक्ट होगा, और विद इन द सेम मटेरियल कोहेंशन फोर्स एक्ट होगा। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो, तो ये एयर ले लो, ये है सॉलिड, और यहाँ पे आप ये लिक्विड ले लो, ये लिक्विड ले लो, ठीक है। नाउ सॉलिड और लिक्विड में जो फोर्स एक्ट होगा वो होगा एडहेंशन फोर्स, ठीक है। तो ये मैं एडहेंशन फोर्स ले लूँ, ठीक है। लिक्विड के अंदर फोर्स जो एक्ट होगा वो फोर्स एक्ट होगा, उसको बोलते हैं कोहेंशन फोर्स। एंड टेंजेंट अभी जस्ट हमने ड्रॉ किया था, टेंजेंट कुछ ऐसा दिख रहा है टी। अब आप क्या करो, हमें इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट ड्रॉ करना है, तो इसके पैरेलल यहाँ से एक वेक्टर ड्रॉ करो, ठीक है, और इसके पैरेलल यहाँ से एक वेक्टर ड्रॉ करो। तो एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर का टेल कोइंसाइड कर रहा है, तो ये क्या होगा, ये इसका रिजल्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो रिजल्टेंट किधर है, अलोंग द टेंजेंट है। इसका मतलब है कि यहाँ भी वाटर जो है, वाटर वेव्स द ग्लास सरफेस, ठीक है। एंड बिकॉज यहाँ पे टेंजेंट अलोंग दी सॉलिड सरफेस है, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 डिग्री, इस थीटा को हम बोलते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट, ये एंगल ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। अच्छा, इसमें और क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, नेक्स्ट सेम वेसल लो, ठीक है, और इसमें लिक्विड लो, ये लिक्विड, और से ये जो लिक्विड है ये है केरोसिन, ठीक है। ये हो गया सॉलिड, एंड अबव दिस केरोसिन इज लिक्विड, सॉरी इज एयर, ठीक है। इसके ऊपर क्या आएगा, एयर, ठीक है। तो अगर हम सॉलिड एंड लिक्विड इंटरफेस, और सपोज ये कुछ ऐसा इंटरफेस हमें दिख रहा है, ऐसा इंटरफेस अगर हमें कुछ दिख रहा है, तो आप क्या करो कि जहां पे सॉलिड एंड लिक्विड इंटरफेस है वहां से टेंजेंट ड्रॉ करो, ये मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे ये क्लियरली विजिबल नहीं है, तो यहाँ पे मैंने ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। अब ये टेंजेंट सॉलिड सरफेस से कितने एंगल पे है, थीटा एंगल पे, इसको हम एंगल ऑफ कांटेक्ट बोलेंगे। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो थीटा का वैल्यू है वो 0 डिग्री से ग्रेटर है और 90 डिग्री से क्या है, स्मॉलर है, ठीक है। इसका मतलब है कि यहाँ पे एंगल ऑफ कांटेक्ट जो होगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट इज अक्यूट एंगल, ये अक्यूट एंगल। अच्छा, अगर हमें इसमें फोर्स रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे,
तो फोर्स निकालने के लिए यस, इधर एक्ट होगा एडहेंशन फोर्स, इधर एक्ट होगा एडहेंशन फोर्स, लिक्विड के अंदर एक्ट होगा कोहेंशन फोर्स, लिक्विड के अंदर एक्ट होगा कोहेंशन फोर्स, और टेंजेंट इस डायरेक्शन में है, तो इसका रिजल्टेंट यहाँ से मैं एक ऐसे पैरेलल वेक्टर ड्रॉ करूंगा और यहाँ से मैं एक वेक्टर ऐसे ड्रॉ करूंगा। ठीक है, इसको थोड़ा आप एक्सटेंड कर दो तो रिजल्टेंट कुछ ऐसा दिखेगा, ये रिजल्टेंट हो जाएगा। ओके, तो ऐसे आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है, और एक और केस हो सकता है, उस केस को भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट केस, तो नेक्स्ट केस क्या पॉसिबल है, अगेन एक वेसल लो और उस वेसल में लिक्विड डालो, ये लिक्विड, और ये जो लिक्विड है अब मैंने लिया है मर्क्यूरी, ये है मर्क्यूरी। ठीक है, नाउ द एंगल बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड इंटरफेस, एंड सपोज यहाँ पे जो लिक्विड का फ्री सरफेस है ये कुछ ऐसा दिख रहा है, कुछ ऐसा दिख रहा है। तो सॉलिड एंड लिक्विड इंटरफेस जहाँ पे कांटेक्ट में है वहां से टेंजेंट ड्रॉ करो, मेजर करो फ्रॉम द सॉलिड सरफेस। ठीक है, अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था, ये है सॉलिड सरफेस। ठीक है, ये क्या है, लिक्विड है, और ऊपर क्या है, एयर है। ये एंगल क्या है, दिस एंगल इज थीटा। तो ये जो एंगल है दिस थीटा इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल। यहाँ पे एंगल 90 से तो बड़ा है, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेसर देन 180 डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब है कि मर्क्यूरी जो है, मर्क्यूरी नेवर वेट्स द सॉलिड सरफेस, सॉलिड सरफेस। तो कंप्लीटली वेट कब करेगा, जब थीटा का वैल्यू 0 होगा। पार्शियली वेट कब करेगा, जब थीटा का वैल्यू अक्यूट होगा। लेकिन अगर थीटा का वैल्यू ऑब्ट्यूस हो गया तो वैसे सिचुएशन में लिक्विड सॉलिड सरफेस को वेट नहीं करेगा। यहाँ पे फोर्सेस कैसे एक्ट होंगे, तो अगर मुझे फोर्सेस रिप्रेजेंट करना है तो आप क्या कर सकते हो कि फर्स्ट सॉलिड एंड लिक्विड इंटरफेस, तो यहाँ पे एडहेंशन फोर्स एक्ट होगा, देन एक्ट होगा नेक्स्ट इज कोहेंशन फोर्स, यहाँ पे कोहेंशन फोर्स। ठीक है, और अब हमें क्या करना है, इसका रिजल्टेंट ड्रॉ करना है। तो इसके पैरेलल यहाँ पे वेक्टर लो और इसके पैरेलल यहाँ पे वेक्टर लो, तो इसका रिजल्टेंट कुछ ऐसा पास होगा, ये आर कुछ ऐसा पास होगा। ठीक है, तो हमें जब भी डायग्राम ड्रॉ करने के लिए बोले तो उसमें ये तीनों केसेस डिस्कस करना पड़ेगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट को शो करना पड़ेगा, साथ साथ एडहेंसिव कोहेंसिव फोर्स और उसके रिजल्टेंट को भी शो करना पड़ेगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, तो आप इसको बनाने का, ड्रॉ करने का प्रैक्टिस करके जाना। चलो सो बच्चों, अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चले तो ये जो क्वेश्चन है वो थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है। थर्मोडायनेमिक्स से मिनिमम 5 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे, और जिसमें रेफ्रिजरेटर से क्वेश्चन आ सकते हैं, हीट इंजन से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है वो रेफ्रिजरेटर का क्वेश्चन है। तो चलो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है वो पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि एक रेफ्रिजरेटर है जिसका कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस दिया हुआ है 1/3 रिलीजेस 200 joules of heat to a hot reservoir, then find the work done on the वर्किंग सब्सटेंस। ठीक है, तो क्योंकि ये क्वेश्चन रेफ्रिजरेटर का है तो मैं सबसे पहले उन स्टूडेंट्स के लिए, एक्चुअली मेरा जो वीडियो है वो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन जो आने वाले हैं 12th में उसके लिए है। अच्छा, साथ साथ कि जिन बच्चों का फिजिक्स से टच छूटा हुआ है या जिन्होंने अच्छे से फिजिक्स नहीं पढ़ा है, तो मैं थोड़ा उसको रिकॉल भी करा देता हूँ, बेसिक्स भी रिकॉल करा करके मैं बताता हूँ। तो ये जो क्वेश्चन है ये नॉर्मली सेकंड लॉ का क्वेश्चन है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताता है द डायरेक्शन ऑफ हीट। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ हीट को बताता है, मतलब कि पहले पहले जो है ऑर्डर आएगा, है ना, फर्स्ट ऑर्डर कम्स, फर्स्ट ऑर्डर कम्स, ऑर्डर कम्स एंड देन डिसऑर्डर। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर कम्स एंड देन डिसऑर्डर। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हम बोलते हैं एंट्रोपी। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंट्रोपी को एक्सप्लेन करता है, नंबर 1। नंबर 2, ठीक है, सेकंड पॉइंट पे हम आ जाते हैं। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंट्रोपी को एक्सप्लेन करता है। अब अगर हम सेकंड पॉइंट पे आ जाए तो यहाँ पे दो तरह के एनर्जी होते हैं, एक होता है हाई ग्रेड एनर्जी और सेकंड होता है लो ग्रेड एनर्जी। सो हाई ग्रेड एनर्जी को हम किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और लो ग्रेड ग्रेड एनर्जी का कन्वर्जन इज लिमिटेड, लिमिटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वर्क, तो वर्क को हम किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट हीट को हम लिमिटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो द कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क 100% is not possible, is not possible, not possible. But the complete conversion of work to heat, वर्क को हीट में हम 100% कन्वर्ट कर सकते हैं, 100% कन्वर्जन इज पॉसिबल। ठीक है, और इसी पे आया हीट इंजन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, इंजन, तो इंजन क्या है, इंजन इज अ साइक्लिक डिवाइस विच कन्वर्ट
हीट एनर्जी इनटू वर्क एनर्जी, जो हीट को वर्क में कन्वर्ट करते हैं उसको इंजन बोलते हैं। तो इंजन में बेसिकली दो तरह के रिजर्वायर्स होते हैं, ठीक है। एक होता है सोर्स, यह सोर्स, यह सोर्स, और ये होता है सिंक, और यहाँ पे एक साइक्लिक डिवाइस मींस हीट इंजन कनेक्टेड होता है। सोर्स का मतलब है that is high temperature, और सिंक का मतलब है lower temperature. So heat engine it takes heat from higher temperature body, और क्योंकि हीट का कंप्लीट कन्वर्जन वर्क पे नहीं हो सकता है तो सम हीट एनर्जी को वो सिंक में रिजेक्ट कर देता है और कुछ हीट को वो वर्क में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ये हीट इंजन, ठीक है। तो अगर मुझे हीट इंजन का इफिशियंसी निकालना हो, सो इफिशियंसी दैट इज इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन, तो इफिशियंसी हो जाता है आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, आउटपुट बाय इनपुट। सो व्हाट इज आउटपुट हियर? वर्क। व्हाट इज इनपुट? हीट एडिशन, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि सर वर्क कैसे निकालेंगे? तो वर्क निकालने के लिए अगर हम ये जंक्शन ले लें, इस हीट इंजन को जंक्शन ले लें, तो Q1 एनर्जी इज कमिंग टुवर्ड्स द जंक्शन, Q2 एनर्जी इज मूविंग अवे फ्रॉम द जंक्शन, एंड W एनर्जी इज आल्सो मूविंग अवे फ्रॉम द जंक्शन। तो इस जंक्शन की तरफ Q1 आ रहा है, Q2 जा रहा है, तो जो जा रहा है उसके लिए माइनस इज इक्वल टू 0। तो W इज इक्वल टू क्या होगा? Q1 माइनस ऑफ Q2। ये वैल्यू को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये हो जाएगा Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई Q, ठीक है। तो ये तो कॉन्सेप्ट आ गया हीट इंजन का। बट हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? रेफ्रिजरेटर दिया हुआ है। तो अगर हम रेफ्रिजरेटर पे आए तो रेफ्रिजरेटर का बेसिक्स क्या होता है? रेफ्रिजरेटर का वर्क है कि टेम्परेचर को और कम करना, टेम्परेचर को और कम करना। तो यहाँ पे मैंने एक कॉम्प्रेशर लगा दिया है जिसको मैं रेफ्रिजरेटर बोल रहा हूँ। अब इस कॉम्प्रेशर को चलाने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ेगा, मतलब वी नीड सम वर्क डन ऑन दिस कॉम्प्रेशर, ठीक है। तो ये कॉम्प्रेशर जो है ये लोअर टेम्परेचर, अगर मैं इसको T2 बोलूँ, इसको T1 बोलूँ, और T2 का टेम्परेचर ऑलरेडी T1 से कम है, तो रेफ्रिजरेटर इट टेक्स हीट फ्रॉम लोअर टेम्परेचर बॉडी, ठीक है, एंड गिव हीट टू हायर टेम्परेचर बॉडी, ठीक है। ओके, नाउ तो इसको हम रूम बोल सकते हैं और इसको हम सराउंडिंग बोल सकते हैं। तो ये रूम को क्या करता है? एसी क्या करता है? रेफ्रिजरेटर क्या करता है? ये हमारा सिस्टम हो गया, तो इस सिस्टम को ठंडा करेगा, ठीक है। तो रेफ्रिजरेटर में अगर हमें वर्क डन निकालना है तो इस जंक्शन पे अगर हम बात करें तो इस जंक्शन पे W एनर्जी आ रहा है और Q1 एनर्जी एज वेल एज Q2 एनर्जी, Q1 एनर्जी इज गोइंग फ्रॉम दिस जंक्शन एंड Q2 इज रीचिंग टुवर्ड्स द जंक्शन। तो इस जंक्शन पे टोटल एनर्जी का एडिशन 0 होना चाहिए, तो W इज टुवर्ड्स द जंक्शन, सो पॉजिटिव, माइनस Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 0। तो W इज इक्वल टू क्या होगा? Q1 माइनस ऑफ Q2, ठीक है। तो ये वर्क डन का फॉर्मूला हो गया। नाउ रेफ्रिजरेटर का इफिशियंसी नहीं बोलते हैं रेफ्रिजरेटर के केस में या हीट पंप के केस में, क्योंकि रेफ्रिजरेटर और हीट पंप में इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो ये दोनों जो डिवाइस होता है वो पावर एब्जॉर्बिंग डिवाइस है। बट हीट इंजन क्या है? पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस है। तो हीट इंजन के लिए हम इफिशियंसी वर्ड यूज करेंगे, एंड रेफ्रिजरेटर और हीट पंप के लिए कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस वर्ड यूज करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस वर्ड यूज करेंगे। तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस अगर हमें निकालना है, सो इट इज रिवर्स्ड ऑफ हीट इंजन, इट इज रिवर्स्ड ऑफ हीट इंजन एफिशिएंसी। तो ये हो जाता है दैट इज W by Q1, W by Q1। तो ये Q1 ऊपर चला जाएगा, सो Q1 by W। एंड व्हाट इज Q1? व्हाट इज W? W इज Q1 माइनस ऑफ Q2। लेकिन हमारे केस में Q1 क्या है? Q1 क्या है? Q2 के बराबर है हमारे केस में, क्योंकि ये तो हमने इंजन से लिखा है ना, तो ये Q2 हो जाएगा हमारे केस में, ये Q2 हो जाएगा, बिकॉज हमारा जो सिस्टम है वो ये है और इस सिस्टम से हम हीट ले रहे हैं, इस सिस्टम से हम हीट ले रहे हैं। इंजन के केस में सिस्टम ऊपर था, रेफ्रिजरेटर के केस में क्या है? सिस्टम नीचे है, ठीक है। अब ये हो गया सीओपी। क्वेश्चन में सीओपी का वैल्यू हमें दिया हुआ है 1/3 ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। Q2 का वैल्यू क्या है? Q2 जो है वो है रिलीजेस 200 जूल्स ऑफ हीट, मींस Q2 हमें निकालना है, Q1 हमें 200 माइनस ऑफ Q2, ठीक है। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट कर लूं तो ये हो जाएगा 1/3 दैट इज Q2 डिवाइडेड बाय 200 माइनस ऑफ Q2। सो 200 माइनस ऑफ Q2 इज इक्वल टू 3Q2, तो 200 इज इक्वल टू 4Q2। तो Q2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 50। Q2 क्या हो जाएगा? 50, ठीक है। अगर हम इसका यूनिट लिखें तो ये 50 जूल्स के आसपास आएगा, ठीक है। सो Q2 इज इक्वल टू 50 जूल्स। तो अब हमें वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन का फार्मूला मैं जस्ट बताया था मैंने, Q1 माइनस ऑफ Q2। सो आप इसको क्या करो? सब्सट्रैक्ट कर दो, तो 200 में से 50 चला जाएगा, इज इक्वल टू 150 जूल्स इज दी वर्क डन, 150 जूल्स। ये हमारा वर्क डन हो जाएगा। ये हो जाएगा वर्क डन ऑन वर्किंग सब्सटेंस। तो वर्किंग सब्सटेंस को हम लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में अगर हमें पुल करना है तो इतना हमें वर्क करना पड़ेगा। तो अगर सीओपी पे क्वेश्चन आते हैं या इफिशिएंसी पे क्वेश्चन आते हैं तो आपको ऐसे सॉल्व करना है। तो मैंने थोड़ा सा बेसिक्स भी रिकॉल कर दिया, साथ साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर दिया, क्योंकि ये क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है,
फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो हार्डली 2 to 3 मार्क्स में एक क्वेश्चन आएगा।